नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी पूरी सावधानी रख रहे होंगे। सभी लोग घर में अधिक से अधिक रह रहे होंगे। कम से कम बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही और वो भी कम से कम हिसाब-किताब से आप बाहर जाते होंगे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि वंचित समाज के हर ऐसे लोग, युवक-युवतियाँ बहुत संघर्ष करके, बहुत कुछ जुगत लगा के ही कुछ जीवन में कुछ वो लोग बन पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। तो इस कड़ी में मैंने अभी तक 4-5 लोगों का इंटरव्यू चैनल पे डाला है। उम्मीद है आप सभी उसको देख रहे हैं और काफ़ी कमेंट्स भी लोगों के आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है, लाइट है, साउंड है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल तरीके से बहुत साउंड ना लगे, बहुत अच्छा ना लगे। उसका कारण है कि प्रोफ़ेशनली मैं एक वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। वकालत मेरा फुल टाइम काम है, प्रकाश कुमार मेरा नाम है। और ये मैं बस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज सेवा करना है, समाज सेवा करता हूँ और एक प्रण लिया था कि समाज के सभी वंचित लोगों के संघर्ष को आप सभी के सामने पहुँचाऊँगा। तो अपने घरेलू स्तर पर ही मैं इस रिकॉर्डिंग को तैयार कर रहा हूँ, टूटे-फूटे साधनों से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। तो मैं अब और अधिक समय नहीं लूँगा। मैं आज की कड़ी में मुस्कान कहार जी हैं, नीमच जिले मध्य प्रदेश से। आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं। बाकी अपने घर परिवार, अपने काम, अपने संघर्ष के बारे में वो खुद बताएँगी। मुस्कान जी, आपको नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? नमस्कार सर जी, अच्छी हूँ मैं। जी, आप अपने घर परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताइए। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। मेरे पापा जब 10-11 साल के थे, तब से ही वो अपना जो उनका प्रॉपर गाँव है मध्य प्रदेश में, उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील से वो प्रॉपर है। वहाँ से वो जब 10-11 साल की एज के थे, तब वो मतलब वहाँ का थोड़ा माहौल ही ऐसा है कि उनको वहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, तो वो तभी से वो वहाँ से निकल कर मनासा की तरफ आ गए थे, जहाँ अभी हम रहते हैं। उनको वहाँ से आए हुए कम से कम 30 से 35 साल हो गए, वो गाँव छोड़े उनका। और तभी से वो यहाँ आके और होटल पे होटल होती है चाय की इनकी, वहाँ वो तब से काम कर रहे हैं। तब से उन्होंने छोटा-मोटा काम करके और जैसे उनका लाइफ निकाला है। और फिर धीरे जब वो 15-16 साल की एज में आए हैं, तब उनकी शादी हो गई थी। और उसके बाद में एक जो पहले उनकी शादी हुई थी वो टूट चुकी थी। उसके बाद में सेकंड बार जब मेरी मम्मी आई है, तब से वो दोनों दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों साथ में मेहनत करते हैं। फिर उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। आज इस लेवल पे है कि पापा ने मुझे खुद के पैरों पे खड़ा किया है और आज मैं खुद सेल्फ सेल्फ हूँ अपने लिए। जी, और जी, जी। एक अच्छी खासी मतलब देखा जाए तो अभी के लिए तो ठीक ही है। 17 साल की एज में मैं अपने घर से बाहर निकल गई थी जॉब करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी, तब जब मेरा 12th जो फर्स्ट बार का जो 12th था, अभी मेरा थर्ड टाइम है। हुँ, हुँ। तो जो फर्स्ट बार का था तब मुझे टाइफाइड हो गया था। एग्जाम टाइम में मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी। मैं 3 महीने से कंटिन्यू बीमार थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तब हमारी कंडीशन ऐसी ही थी। तब मैं 10th तक फर्स्ट से 10th तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। पापा ने कोचिंग वगैरह सब कुछ करवाया, लेकिन उसके बाद में 11th 12th मैंने पापा को बोला आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोर्स वोर्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था साइंस, आप कोचिंग लगवाओगे वो फीस अलग से लगेगी। आप एडमिशन जो स्कूल में करवाते हैं वहाँ पे पढ़ाओगे, वहाँ की साल भर की फीस होगी वो अलग से लगेगी। तो उन सबको मैंने मतलब मना करके बोला है पापा मैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेती हूँ, हुँ, हुँ। ताकि मैं जो फीस प्राइवेट स्कूल में लगाओगे आप वही उसी फीस से मैं कोचिंग कर लूंगी। ठीक है, ठीक तो है। गवर्नमेंट स्कूल में मैं जब एडमिशन लिया, मैंने 11th मेरा हो गया है। उसके बाद में जब 12th में गई मैं, तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं एग्जाम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी और हुँ, मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे टाइफाइड, वायरल बुखार वगैरह वगैरह सब, हुँ, मतलब हुँ, हुँ। पीलिया वगैरह सब हो गया था बहुत सारी।
और बहुत हालत खराब हो गई थी और इतना इम्यूनिटी पावर भी नहीं था मेरे अंदर कि मैं कुछ कर सकूं उस टाइम जी, पे। जी, जी। इस वजह से मेरा क्लियर नहीं हुआ और जैसे ही मेरा 12th का रिजल्ट देखा कि मैं फेल हो गई हूँ, उसके बाद में मैंने सोचा कि अब यहाँ से घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा की जो शॉप थी, होटल होटल है उनकी, खुद की उनका बिजनेस है, और वो बंद हो गया था। जब हुँ, से हुँ। हमारा मतलब मकान बना है, पापा ने मकान बनाया खुद का, उससे पहले हम किराए पे रहते थे। हुँ, हुँ। 30 से 35 साल वो कम से कम किराए की घर में ही रहे, लेकिन जब उन्होंने खुद का मकान बनाया तब और कंडीशन डाउन हो गई है। उनकी जो हुँ, शॉप थी वो भी बंद हो गई है, वो एकदम घर पे बैठ गए हैं। अभी भी वो घर पे ही है। आज उनको 3 साल हो गए हैं मकान बना, जब से वो घर पे बैठे हैं। 3 साल होने में आ गए हैं। फिर मैंने जब मेरा 12th मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, तब मैंने सोचा घर से बाहर निकलो, और इतनी तो क्वालिफिकेशन है कि कोई भी छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी। हुँ, हुँ। मैंने बिल्कुल। सबसे पहले तो साल भर अपने मनासा, जहाँ मैं प्रॉपर रहती हूँ वहाँ की, मैंने मतलब ट्राई किया, मुझे जॉब नहीं मिली कहीं पे भी। मैं छोटी सी जॉब भी नहीं मिली मुझे कहीं पे भी। फिर मैंने कंसल्टेंसी ऑफिस में अप्लाई किया था चित्तौड़गढ़ में। फिर मुझे वहां से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब मिली है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो। अच्छा मुस्कान जी, एक चीज़ बताइए, म कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, वो भी कहार समाज से, ओबीसी समाज से, ओबीसी कैटेगरी से, एक छोटे से जगह से निकल कर के, जब आपके पापा का चाय का दुकान है, अपना मकान नहीं था, आप किराए में रहते थे, तो फिर आपने उस छोटी सी उम्र में तय किया कि मुझे अपने 10th बेसिस पर या 11th बेसिस पर और 1 साल के कंप्यूटर के आधार पर मुझे कोई जॉब लेना है, मुझे अपने परिवार को भी सपोर्ट करना है, मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी है। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली और एक लड़की के लिए ये कितना मुश्किल या कितना आसान होता है? थोड़ा-सा संक्षिप्त में इस पर रोशनी डालिए। जी सर, एक लड़की के लिए आप जैसा कि कह रहे हैं वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर पे अपने एरिया में जहाँ अपन प्रॉपर रहते, तो हर कोई लड़की जॉब कर सकती है। हुँ, अपने हुँ। एरिया में रह के तो हर कोई जॉब कर सकता है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि चूंकि लड़कियां घर के अंदर ही रहती है अधिकतर, बाहर इतना हुँ, आती जाती नहीं है। जी। ज्यादा से ज्यादा वो स्कूल की पढ़ाई वगैरह करती है या छोटी मोटी जॉब कर लेती है। हुँ, लेकिन जब बात आती है घर से बाहर निकल के जॉब करने की, सारा फैमिली वैमिली छोड़ के जाना पड़ता है जी, केवल अपने करियर के लिए। ले- और लड़कियों को इतना पता भी नहीं रहता है कि बाहरी दुनिया कैसी होती है। वहाँ ठीक है। बहुत सारे सामाजिक अपवाद भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। और लड़की के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है कि हमेशा वो अपनी सेफ्टी, मतलब अपनी सेफ्टी को हमेशा वो फर्स्ट प्राइवेसी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती है। प्रथम वही जी, प्रायोरिटी पे रखती है कि जी। सबसे पहले अपनी सेफ्टी जरूरी है, उसके हुँ, बाद में सब कुछ है। हुँ, और मैंने भी, जब मैं अपने घर से बाहर निकली थी, मेरे पापा ने मुझे इस काबिल बना रखा है कि हर चीज का मैं सामना कर सकती हूँ, हुँ, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे अपनी सेफ्टी की बात हो, चाहे कैसी भी बात हो, मैं पापा ने मुझे इतना अच्छे से तैयार कर रखा है, इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है कि मैं हर चीज का सामना कर सकती हूँ। मेरे पापा मुझे ये बोलते हैं कि तू मेरी लड़की भी तू ही है और मेरा लड़का भी तू ही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से बेहतर होती हैं। आप में लड़कियों वाला गुण तो होता ही है, आप में लड़कों वाला गुण भी होता है। भाई लड़के हम इसीलिए पसंद करते हैं ना कि वो हमें बुढ़ापा में कमाएगा, खिलाएगा, देखभाल करेगा, तो ये तो क्वालिटी लड़कियों में भी होता है। लेकिन अब देखने वाली हाँ। बात ये है कि जो क्वालिटी लड़कियों वाली है वो लड़कों में होती है क्या? तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि लड़कियाँ लड़कों से बेहतर होती हैं। आप ज़्यादा ज़िम्मेवार होते हैं, आप अधिक संघर्षशील होते हैं, आप ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये मैं इसके लिए तो मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ लड़कियों को, महिलाओं को, अपनी माँ-बहनों को। अच्छा मुस्कान जी, एक चीज़ और बताइए, अभी आप वर्तमान में जैसा आपने बताया कि आप सरकारी स्कूल में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं। आगे भविष्य को लेकर के आपकी क्या योजना है पढ़ाई के मामले में? जी सर, मेरा वैसे तो मैं अपनी मन की बात किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, आज कोई बात आपने पूछा है, नहीं। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, आपने पूछा है। लेकिन मैं हमेशा छुपा के रखती हूँ, किसी को नहीं बताती। अच्छा।
बात ये है कि आपने पूछा मुझसे कि मेरी पढ़ाई के लिए, जैसे मेरा जी अभी मैं 12th ओपन बोर्ड से कर रही हूँ जी राजस्थान से। जी। मेरा जॉब भी वहीं है और मैं पढ़ाई भी वहीं से कर रही हूँ। हम्म और जैसे मेरा 12th हो जाएगा उसके बाद मैंने पीटेट की एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। पीटेट के लिए जो हम्म बीए बीएड के लिए होता है, 4 साल का कोर्स होता है। उसकी इंट्रेंस एग्जाम अभी 16 मई को होने वाली थी। हम्म। कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन कर दी है। पोस्टपोन कर दी, तो ठीक मेरा है। उसका तैयारी चल रहा था। अभी वो पोस्टपोन नहीं होता तो एग्जाम मैं दे चुकी होती। जी जी और जी। अगर उसमें चलिए मेरा हम लोगों नंबर आ की, जाता, जी हम लोगों की बधाई है अगर आपको, मैं, हम लोगों की शुभकामना है, आपका उसमें जरूर होगा। अच्छा मुस्कान जी, एक चीज और बताइए, जैसे आपने बताया कि पिताजी का चाय का दुकान है, आपने ऐसे ऐसे संघर्ष करके अपने परिवार को भी सपोर्ट किया, अपने आप को भी आप पढ़ा रहे हो, आगे भी आप इस कोर्स की तैयारी कर रहे हो। अ, आप जिस समाज से आती हैं, आप जिस क्लास से आती हैं, आप जिस कैटेगरी से आती हैं, आप अपने बराबर के लड़कियों के लिए, बहनों के लिए, सहेलियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी शॉर्टकट में? शॉर्टकट में मैं यही देना चाहूंगी। एक तो लड़कियां जब स्कूल में पढ़ती है, तभी से जब मैं भी स्कूल में पढ़ती थी, और मैं सही बात बोलूंगी कि मैंने बचपन से अभी तक कभी किसी का साथ नहीं रखा है, हमेशा अकेले चलना पसंद किया है। अच्छा। वो कौन सी कहावत है ना कि शेर हमेशा अकेले चलता है, झुंड में अच्छा। नहीं चलता है। बहुत तो बढ़िया, मैंने उस बढ़िया। चीज को अपनाया कि कभी भी करना, कुछ भी काम करना हो लाइफ में, कुछ भी करना हमेशा अकेले करना चाहिए, क्योंकि किसी के भरोसे रहते तो अपना काम भी नहीं होता है। अपना काम भी नहीं इसीलिए होता। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि स्कूल में हम जब पढ़ते थे, हम्म। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ी हुई हूँ, वहाँ लड़कियां गांव से भी पढ़ने आती थी, 80% लड़कियां गांव की आती थी। गाँव के तो आते थे। अगर कोई जो सहेली होती है लड़कियों की, एक दूसरे की सहेलियां होती है ऐसे, तो वो अगर उसकी सहेली स्कूल जाएगी तो वो स्कूल जाएगी, अगर उसकी हम्म सहेली ने अगर साइंस लिया है तो वो भी साइंस ही लेके पढ़ेगी, हम्म अगर उसकी सहेली ने आर्ट्स लिया है तो वो भी आर्ट्स लेगी। ऐसा नहीं है कि मैं साइंस लूंगी, मतलब जो खुद का है वो लेना चाहिए ना, दूसरों ने क्या हम्म लिया है उससे क्या हम्म। मतलब। ठीक मैंने बात है। देखा है कि हमेशा साथ रहता है लड़कियों का, मेरी सहेली ने ये किया है तो मैं यही करूंगी। अगर वो ठीक ये बात नहीं है। ले रही है, बहुत सारा मैंने देखा है कि अगर उसकी सहेली अगर बाहर जा रही है हम्म और वो उस स्कूल में नहीं आ रही है पढ़ने, अगर वो दूसरे स्कूल में जा रही है तो वो स्कूल आना ही बंद कर देती है। ये तो दोस्ती का गलत मतलब है। दोस्ती का मतलब होता है कि मतलब, आप स्कूल साथ आइए जाइए, मुसीबत में एक दूसरे का साथ दीजिए, ना कि उनके हाँ हिसाब से विषय डिसाइड कीजिए, ना कि उनके हिसाब से अपनी अपनी प्राथमिकता डिसाइड कीजिए, ना कि उनके कारण आप स्कूल बंक कीजिए, ये तो गलत बात है। ये आपकी हाँ बड़ी अच्छी बात है कि आप इतनी बोल्ड हैं, आप इतनी समझदार हैं। मेरी आपको तमाम शुभकामना है, तमाम बधाई है। और अभी तक आप कभी किसी सामाजिक सेवा के लिए किसी एनजीओ से या संस्था से या किसी भी संगठन से कोई अपना अनुभव इस बारे में कुछ है क्या, समाज के बारे में? हाँ जी है। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे, जब मैं 11th में थी, आपने नाम सुना, आपको तो पता ही है वैसे तो, विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी एबीवीपी जी जिसे कहते हैं। जी मैं जी। 11th स्टैंडर्ड में थी, तभी से मैं उस संगठन से जुड़ चुकी थी, और मेरी मतलब बहुत इच्छा थी कि उसमें समाज के प्रति, संगठन के प्रति, अ, अपने लोगों के प्रति कुछ अच्छा काम करे, छात्र हित में रह के कुछ अच्छा काम करे। जी। तो मैंने एबीवीपी में भी अपनी सेवाएं दी है, मैंने भी उसमें काम किया है, 1 साल तक मैंने उसमें काम किया है। उसके बाद में बीजेपी मेरी फेवरेट है, मतलब राजनीति में मुझे इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा हम्म इंटरेस्ट है, हम्म और मुझे सबसे अच्छी भी वही लगती है। और मैं बस अभी 2 साल से, जब से मैं जॉब में गई हूँ तब से अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मैं हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहती हूँ। ठीक है, विद्यार्थी बहुत बढ़िया। परिषद की मैं पूर्व कार्यकर्ता हूँ, और वर्तमान में भी कार महासंघ से जुड़ी हूँ। अच्छा, कार महासंघ के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या संगठन है, क्या करता है ये, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, पसंद है, नापसंद है, इसके बारे में कोई सलाह दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अपने पहले तो अपने मन की बात बताऊंगी आपको कि जब मैं अच्छा, पॉलिटिक्स में मुझे मन की इंटरेस्ट, बात से है कि एक मन की बात तो आदरणीय मोदी जी करते हैं, दूसरे मन की बात आप करते हो, नहीं बहुत बढ़िया है। मतलब वो जी जी। वो नहीं, मतलब हाँ कहार महासंघ के हाँ। बारे में अपनी मन की बात जी 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 बतानी है। जी, बताइए बताइए।
कहार महासंघ के बारे में अपनी मन की बात बताऊंगी कि मैं कहार महासंघ से कैसे जुड़ी, कैसे जी उसमें रुचि आई है जी वगैरह वगैरह। जी जी। तो जब मैंने बताया जैसे आपको कि मैं राजनीति में मुझे इंटरेस्ट है, मैं बहुत जी ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ राजनीति में। तब तो मुझे राजनीति में इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने सोचा कि राजनीति तो ठीक है, ये तो एक अच्छी अच्छी भी है और अच्छी नहीं भी है, दोनों तरह से है। पर फिर मैंने सोचा समाज भी कोई चीज होती है, समाज नाम की कोई चीज होती है, हम कहार समाज से है। तो फिर मैंने, जैसे मैं एक दिन फेसबुक चला रही थी, तब मैंने कहार महासंघ का नाम देखा उस पे और उसका लोगो भी देखा। मैंने सोचा ये कहार तो अपनी कास्ट है, ये होता क्या है? तो देखा है कि ये संगठन है, समाज का एक बहुत बड़ा संगठन है। तो मैंने सोचा कि राजनीति में तो अपनी सेवा दे ही रहे, संगठन में अपन काम कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक समाज होता है, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, समाज में भी अपनी रुचि रखना चाहिए, समाज के प्रति भी कुछ करना चाहिए। राजनीति में तो कर ही रहे, लेकिन समाज भी एक ऐसी चीज है जिससे अपन आगे बढ़ सकते हैं और बाकी लोगों को जो पिछड़े हैं उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब एक बहुत अच्छी चीज है समाज। तब मैं कहार महासंघ से जुड़ी थी और मैं एक बीजेपी के ग्रुप में थी। रतलाम रतलाम जिले से एक ग्रुप था बीजेपी का, आईटी सेल का। तो उसमें अब संतोष जी बर्मन करके जो कहार महासंघ में अभी अधिकारी है वो, तो उनका मुझे मैसेज आया था कि आप राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखती हो, आप एक्टिव रहती हो। तब उन्होंने मुझे कहार महासंघ का सजेस्ट किया था और मैं फिर कहार महासंघ मैंने ज्वाइन किया था। और अच्छा तभी से मैं भी कहार महासंघ के बारे में अभी थोड़ा राजनीति में इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी स्टडी चल रही है और जॉब भी जी चल रहा जी। है, बाकी हाँ कहार हाँ महासंघ के बिल्कुल। बारे में तो मैं कर ही रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा कहार महासंघ की नीतियों के बारे में, इसके सोच के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि कहार महासंघ क्या करता है, इसकी कौन सी नीति आपको अच्छी लगती है, इसमें क्या कमी लगती है, दोनों बताइए। सबसे अच्छी इसकी नीति ये है कि कहार महासंघ जितने भी कहार भाई बंधु हैं उनको एक करने का जो निर्णय लिया है उन्होंने, और वो आपने ऐसा उनको मतलब आपने आपके मार्गदर्शन में ये सब हो रहा है, ये सबसे अच्छी नीति है कि सारे लोगों को जो बिखरे हैं, जैसे कि कोई एक माला होती है, माला टूट जाती है तो वो बिखर बहुत जाती है, और बढ़िया सब बहुत बढ़िया। मोतियों को एक ही धागे में पिरोना, वैसा कहार महासंघ का उद्देश्य है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने कोई व्यक्तिगत स्तर पे या पारिवारिक स्तर पर कुछ इसके लिए समय दिया हो या कुछ किया हो, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। मैंने पारिवारिक स्तर पे भी नहीं किया है और व्यक्तिगत स्तर पे भी नहीं किया है, लेकिन जब पदाधिकारी आए थे आगे से कार महासंघ के, तब हम्म मंदसौर जिले के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं शंकर लाल जी परमार, हम्म। उनको मैंने कहा था कि आगे से विजिट करने के लिए आ रहे वो सब जो कुछ कार्यक्रम सम्मेलन वगैरह था जबलपुर में, वो कुछ कैंसिल हो गया था उस टाइम पे, सब विजिट करने आ रहे थे। तो अजय जी, राम गोपाल जी, पूजा दी और अपने गुरुजी थे, वो ये 4 लोग आए थे यहाँ पे। तो उन लोगों के साथ में मतलब उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुई थी, मैं और मेरे पापा। और हम वहां से नीमच भी गए थे, वहां पे भी एक छोटा कार्यक्रम रखा है, वहां पे भी रखा था। और फिर उस वहां से हम पिपलिया रावजी गए थे, वहां पे भी एक छोटा कार्यक्रम रखा था। तो उस कार्यक्रम में जरूर शामिल हुए थे। कैसा लगा वहां पे और आपको, लोगों की बातचीत, सोच, कार्यक्रम कैसा लगा आपको? वहां पे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि जो मेंटेलिटी लोगों की रहती है कहार महासंघ को लेकर या अपनी कास्ट को लेकर, बहुत सारे सोचते हैं, क्योंकि ये चूंकि कहार है सब एक, लेकिन ये सब अलग अलग भाग में बटे हुए हैं, तो इनकी हम्म मेंटेलिटी ये रहती है कि भोई अलग होते हैं, कहार अलग होते हैं, केवट अलग होते हैं, वो सिंगोड़िया भोई अलग होते हैं, ऐसी उनकी मेंटेलिटी है कि अपनी बेटी नहीं दे सकते, खाना नहीं खा सकते वगैरह वगैरह। तो ये जो कहार महासंघ के उद्देश्य से वहाँ कार्यक्रम करके जो बताया गया, उनको कहार महासंघ के मेन उद्देश्य ये है, तब जाके लोगों को समझ में आया है, तो लोग समझ पाए कि नहीं, कहार महासंघ बहुत अच्छी चीज है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुस्कान जी, काफी अच्छी बातचीत हुई और
मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं पूरे संगठन की ओर से, पूरे समाज की ओर से, पूरे परिवार की ओर से कि अभी तक आपने जिस तरह का संघर्ष किया है, आप आगे भी वैसे ही संघर्ष करेंगी, अपना ख्याल रखेंगी, अपने परिवार का ख्याल रखेंगी, सभी लोगों का मान को, सम्मान को बढ़ाएंगी और न सिर्फ आपके परिवार को बल्कि आपके गांव को, आपके जिले को, आपके प्रदेश को और पूरे देश को आप जैसी लड़कियों से, आप जैसे छोटी बहनों से बहुत कुछ सीखने का, समझने का अपेक्षा रहता है। तो मेरी पूरी बधाई है आपको, मेरी पूरी शुभकामना है आपको। आप पूरा संघर्ष कीजिए, जहाँ कहीं भी आपको मेरी या हम में से, हमारे पूरे कहार महासंघ से और पूरे संगठन से जहाँ कहीं भी आपको जैसी भी जरूरत हो, आप किसी भी समय हम लोगों को बताइए। पूरा संगठन आपके लिए हर समय खड़ा है, पूरा समाज आपके लिए खड़ा है। आप बहुत ज्यादा मजबूत बनकर देश की सेवा कीजिए और हमें पूरा आशा है, विश्वास है, पूर्ण आशा है, विश्वास है कि आप ऐसा करने में सफल होंगी। अभी आप 16-17 साल की हैं और आपकी जो बातचीत है, आपका जो ख्याल है, आपका जो भविष्य को लेके आपकी जो योजना है और जिस मजबूती से आप आगे बढ़ रही हैं, उसको सीढ़ी दर सीढ़ी आप ऊपर उठ रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक समय जरूर आएगा कि आप राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यक्तिगत जीवन भी चलाएंगी, पारिवारिक जीवन भी चलाएंगी और समाज और राजनीति को आप जरूर सेवा अपनी देंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया। आशा करता हूँ आपको इस चैनल पे आके बात करने में अच्छा लगा होगा और दर्शकों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को देखिए, इसको देखिए, इसमें बताइए कि कहाँ पे क्या कमी है, क्या अच्छा लगा। मुस्कान जी के संघर्ष से, इनके सफर से आपको प्रेरणा मिली या नहीं मिली, वीडियो में बहुत सारी कमी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हम लोगों का भाव है, जो हम लोगों का एक कोशिश है टूटा फूटा संसाधनों के बल पर, और उसी के बल पर यह सारा कुछ हो पा रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुस्कान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।